इसकी एमसीक्यूज की फाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर कर दूं? अच्छा ओके कर देता हूं। मोस्टली बच्चे के साथ रिपीट कर दे। बच्चों मैंने स्टार्ट किया था आर्टिकल नंबर 7 से, पहले 6 छोड़ दो, आर्टिकल नंबर 7 पे आ। आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 7 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7 डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट क्या है, रियासत क्या है। रियासत का मतलब है आपकी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, सूबाई हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपकी अथॉरिटीज पावर, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स हो गई, नेवी की हो गई, आर्मी हो गई, पाक फौज हो गई, पुलिस की हो गई, ये जो है सारी किसमें आती है? अथॉरिटीज ऑफ पावर के अंदर। इन सबको कंबाइन करने में बनती है स्टेट, ठीक है। यानी रियासत क्या है, रियासत का ताल्लुक किसमें होगा जनाब? आर्टिकल नंबर 7। उसने ये पूछने के डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में डील होती है, या आर्टिकल नंबर 7 किस चीज को डील करता है, बस ने ये पूछना है एमसीक्यू में, ठीक है। उसके बाद आगे जनाब आपके आर्टिकल नंबर 8 में, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 में कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट, law inconsistent with or derogation of fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स। डेकोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये होती हैं कि जो हमारे बुनियादी हकूक है उनके खिलाफ कोई भी कानून या उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। जो बुनियादी हकूक हैं हमारे, उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल नंबर 8 में मेंशन है ये चीज, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 9 में वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 में, आर्टिकल नंबर 9 में वो कहता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। जैसे हम लोग हैं, हमारी सिक्योरिटी, ठीक है, एक शहरी है जो आम शहरी है ना, जो आम शहरी है आपका, उसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी उसकी लाइफ, अपने मुल्क में रह रहा है तो उसकी लाइफ सेफ है आया, ठीक है। उसको आप बिला वजह तंग नहीं कर सकते किसी भी शहरी को, ठीक है। किसी भी शहरी को बिला वजह तंग नहीं कर सकते। जो भी इस पाकिस्तान में रह रहा है, जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, उसका, उसको सिक्योरिटी देना रियासत का काम है, स्टेट का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल नंबर 10 में कहता है
safeguard as to arrest and detention. Safeguard as to arrest and detention. किसी भी शहरी को, किसी भी पर्सन को आप बिला वजह अरेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी शहरी को आप बिला वजह अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको अरेस्ट करोगे किसी वजह से या कर रहे हो किसी शक की बुनियाद पे, तो उसके पास इतना हक हासिल है कि वो अपने किसी वकील को, लॉयर को, भाई को, बाप को बुला सके ताकि अपनी वो बेगुनाही साबित कर सके। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 10 कहता है। यहां तक क्लियर सबको? बता कर आगे चलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? आगे चले, आगे चले बच्चों। आर्टिकल नंबर 10A, आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन किया हुआ। आर्टिकल 10A, आर्टिकल नंबर 10A, राइट ऑफ फेयर ट्रायल। अगर आपने गलती से किसी को पकड़ ही लिया, ठीक है, किसी शक की बुनियाद पे, उसके पास इतना हक होना चाहिए कि उसका ट्रायल फेयर होगा। राइट ऑफ फेयर ट्रायल, यानी रियासत उसको सपोर्ट करेगी कि उसके ऊपर जो इल्जाम है वो गैर जानिबदार होकर की तहकीकात करे, क्या आया वो इल्जाम सही है गलत है वो बात की बात है, कि उसका ट्रायल फेयर होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, इसका ये मतलब है। इसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 11 में, स्लेवरी फोर्स्ड लेबर्ड। आर्टिकल नंबर 11, स्लेवरी फोर्स्ड और लेबर, एक ही से प्रोहिबिटेड। गुलाम खरीदना बेचना, जैसे पुराने वक्त में था ना कि गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, वो चीज नहीं होगी। ठीक है, वो चीज नहीं होगी। ना गुलाम खरीदा जाएगा, ना बेचा जाएगा, ना किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है, ना किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसमें एक पॉइंट है, उसका एमसीक्यूज भी बनता है कि नो चाइल्ड बिफोर 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम का बच्चा है ना वो मजदूरी नहीं कर सकता। जो 14 साल ये से कम का बच्चा है वो मजदूरी आप उसे नहीं करवा सकते, वो जुर्म है। ठीक है, अगर आप करवाओगे तो जुर्म है। खास तौर पे जो रिस्केबल जगह, जैसे कानें हैं आपकी, कोयले की कान, नमक की कानें इधर उधर जो है ना, उनमें बच्चों को इस तरह से काम करवाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, खासतौर पर जो 14 साल से कम के बच्चे हैं। ठीक है, ये पॉइंट कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 11 कह रहा है। आगे आते हैं जनाब, आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिव पनिशमेंट।
रिट्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। अच्छा, अब ये रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट किस बला का नाम है वो सुनो। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या होती है? मिसाल करो कि एक लॉ पास हुआ पिछले दिनों कि 18 साल से कम एज की जो लड़के लड़कियां उनकी शादी अलाउ नहीं है। तो पाकिस्तान में आपको पता है रवाज है कि 14 साल की बच्ची ब्याह दी, 16 साल की भी ब्याह दी। ठीक है, तो हुकूमत पंजाब ने जनाब ये सॉरी हुकूमत पाकिस्तान ने ये लॉ पास किया था पिछले दिनों कि 18 साल से कम जिस भी बंदे की शादी होगा तो दूल्हे को जनाब 2 साल की कैद पर पता नहीं 3 लाख का जुर्माना होगा। ये पनिशमेंट रखी है, क्या अब कोई करेगा? ठीक है, अब आप में से कोई बंदा उठ के कह दे कि मेरे दोस्त की शादी तो जनाब 17 साल की एज में हुई है, वो जाके पुलिस ने एप्लीकेशन दे दे किसी 17 साल की एज में शादी थी, ये लॉ पास हुआ है, आप इसको अरेस्ट करें पनिशमेंट में। तो कहेंगे भाई उसने शादी पहले की है, लॉ पास हुआ। ठीक है, तो पिछली जो केस था उसकी पनिशमेंट अब नहीं दी जा सकती। ठीक है, जो पहले एक काम हुआ है उसकी पनिशमेंट अब नहीं दी जा सकती। ओके, ये होती है रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। पॉइंट क्लियर यहां तक तो बता दो। यहां तक सबको क्लियर तो बता दे, फिर आगे चलो। यस सर। सबको क्लियर है ना? अच्छा जी, आगे चले। आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 में क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट। डबल पनिशमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। अभी डबल पनिशमेंट क्या होती है भाई? अगर आप कोई जुर्म किया, जुर्म साबित हो गया, लेट्स सपोज आपने मर्डर किया, मर्डर आप पे साबित हो जाता है, तो अब वो जज ये नहीं कह सकता जनाब उम्र कैद की सजा और साथ में फांसी भी होगी जब उम्र कैद काट के आएगा। तो ऐसी चीज नहीं हो सकती, या फांसी होगी या उम्र कैद होगी, बस एक केस में 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डबल पनिशमेंट। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सेल्फ इंक्रीमिनेशन। सेल्फ इंक्रीमिनेशन, सेल्फ इंक्रीमिनेशन। आर्टिकल नंबर 14, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। 14, inviolability of dignity of man। किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया जा सकता। आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। लेट्स सपोज जैसे ट्रांसजेंडर्स है ना, तो उनके लिए जो हमारे भाषा में वर्ड यूज किया जाता है वो एक बहुत बुरा वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसजेंडर्स के लिए या किसी और के लिए, मेल या फीमेल के लिए कोई ऐसा बुरा लफ्ज जो उसकी इज्जत पे बात आए आप यूज नहीं कर सकते। वो चीज मना है कि आप इंसान की इज्जत नफ्स को हर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। आर्टिकल नंबर 15, फ्रीडम मूवमेंट। हर इंसान को आजादी है जहां मर्जी घूमे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हर इंसान को आजादी है कहीं भी
घूमे फिरे आए जाए जो मर्जी करे, कोई रिस्ट्रिक्शन की नहीं, उसको नहीं होगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली, आपकी जो असेंबलीज हैं वो खुद मुख्तार होंगी, उनको आजादी होगी, वो कोई लॉ पास कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कोई करारदाद पास कर सकते हैं, उनको इस चीज की इजाजत होगी। क्या मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली। उसके बाद जनाब आती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिसाल मैं आपको इस तरह से दे देता हूँ। लॉन्ग मार्च का नाम किस किसने सुना है? लॉन्ग मार्च का नाम किस किसने सुना? यस सर। 2008 का लॉन्ग मार्च किसी को याद है? 2008 का लॉन्ग मार्च किसी को याद है? एनीवन? 2008 का लॉन्ग मार्च वो किसके हक में किया गया था, ये पता है? किसके हक में किया था वो लॉन्ग मार्च? जैसे कह रहा हम उस टाइम बच्चे थे। स्क्रीन क्लियर सबको बताइएगा? स्क्रीन क्लियर है सबको? अच्छा, 2008 का लॉन्ग मार्च वही याद है मुझे, याद है उस टाइम मैं था 4 क्लास में था, 4 क्लास में था, मुझे याद है। वो जनाब के उस टाइम हुकूमत थी परवेज मुशर्रफ की, परवेज मुशर्रफ साहब सदर थे उस टाइम में। उन्होंने जो थे वो जज और वकील मुअत्तल करती थी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जज और वकील सुप्रीम कोर्ट के सस्पेंड कर दिए थे कि आप कोई भी फैसला, कोई भी जो चीज है वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। तो उसके हक में नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था। ठीक है, उसके हक में उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया था कि हम अवाम लेकर निकलेंगे, इस्लामाबाद जाके धरना देंगे कि आप लोग जो है वो अदालत, वो कहते हैं ना आजाद अदलिया, एक वर्ड यूज किया जाता है आजाद अदलिया, तो वो वहीं से निकला था कि आप अदलिया को जो है आजाद करें, इनको आजादी दी जाए। ठीक है, तो वो है बेसिकली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो चीज है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि हर जितनी भी आपकी एसोसिएशन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो कोर्ट है, चाहे वो लॉ है, वो कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, कोई भी ऑर्डिनेंस देते हैं, कोई फैसला देते हैं, तो उसमें आजादी होनी चाहिए, आप उसमें रुकावट नहीं बन सकते हैं। क्लियर? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का क्लियर हुआ? सर मुशर्रफ वाला कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक। आप मुझे बहुत सारे स्टूडेंट, उस टाइम तो छोटे छोटे बच्चे हो, 8-8 9 साल। अच्छा, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 में कहता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। आप अपना कारोबार करना चाहो, बिजनेस
चाहो आप कर सकते हो, आपको आज़ादी है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। आप कुछ भी करना चाहते हो अपने मुल्क में रह के आप कर सकते हो, आपको इस चीज़ की आज़ादी दी जाएगी। आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, ठीक है, आप डॉक्टर हो, आपने अपना क्लिनिक खोलना, आप खोल के बैठ सकते हो, आपको कोई ये नहीं कहेगा भाई तुम इधर बैठा हुआ है। तो ये होता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 में क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी राय, बोलने का हक सबको है, सबको दिया जाएगा, ठीक है। आजादी राय, बोलने का हक जिसे हम लोग कहते हैं वो सबके पास होगा। जैसे इसकी मिसाल दी जाती है सहाफत, ठीक है, सहाफत। तो ये उनके लिए बेसिकली होता है कि आप कोई भी चीज बोल सकते हैं, किसी भी तरह की स्पीच दे सकते हैं, वो चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आगे जनाब 19A पे राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। बस 2 और हम 20 तक 20 करके फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। 2 और इसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। दो और इसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। 19A, 19A है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको आजादी है, मतलब हर किसी का राइट है वो। अब इसके बाद किस तरह से आपको एग्जांपल दूं? जो भी मालूमात है ना, जैसे वो कहा जाता है, एक आपका इदारा भी तो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का। तो वो है कि आपको पूरा राइट है जानने का कि अगर एक अदालत में केस चल रहा है तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन होने की पूरा का पूरा हक है कि आप जान सकते हो कि वहां क्या हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन हुई है। जो रियासत के मामला है उनको जानने का आपको पूरा पूरा हक है, वो होती है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आप 20, ये पॉइंट थोड़ा समझिएगा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजियन एंड मैनेज, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस religion and manage a religious institution. Freedom of profess religion and manage institution. अब इनमें क्या होता है जनाब, इन दोनों चीजों में क्या चीज कही जाती है कि जितने भी आपके रिलीजियस लाइक हिंदू रह रहे हैं उनको मंदिर बनाने की आजादी है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उनको चर्च बनाने की आजादी है, मुसलमान है तो मस्जिद बना सकते हैं ना। तो हर एक को अपनी मजहबी, जैसे सिख है तो गुरुद्वारे में वो बना सकते हैं। तो उनकी जो इंस्टीट्यूशन है, जो उनके मकामात है, मजहबी मकामात है, वो बनाने की, उनको मैनेज करने की या वो फुल आजादी होगी, ठीक है। तो